चलो पढ़ना स्टार्ट करें भाई। कल मॉडर्न हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कामागाटा मारू ये पढ़ लिया था ना। बताओ क्या नाम था उस आदमी का जिसने कामागाटा मारू शिप खरीदा? बाबा तो वैसे था उपनाम। गुरदत्त सिंह। कहाँ रह रहे थे वो उस जमाने में? हांगकांग में। और ये शिप कहाँ का था? जापान का। कहाँ गए थे लोग बैठ के उसमें? कनाडा। लेकिन वहाँ उतरने नहीं दिए। वापस किस बंदरगाह पर आए? बजबज। बजबज कहाँ है? कलकत्ता में। और वहाँ उनको शूट कर दिया। कब की घटना है ये? 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब की घटना। पेपर में कामागाटा मारू प्रकरण पूछ लेंगे तो ये याद रखना ये शिप के ऊपर था और इसमें भारतीय सवार होके कहाँ गए थे? पंजाब से कनाडा। कितने पेज तक पढ़ा था? 109 पर थे हम। होम रूल लीग और ये सब पढ़ रहे थे ना शायद। कामागाटा मारू पढ़ लिया था। लखनऊ, हाँ ये लास्ट हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में कौन बैठे थे? जिन्ना, मोहम्मद अली। ये पता मास्टरमाइंड थे ये किस चीज़ के? 1916 के, जब नरम और गरम और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक स्टेज पे नहीं खड़े किए थे इन्होंने, तो उसका मास्टरमाइंड पूछते हैं तो जिन्ना। जिन्ना बड़े अलग से आदमी थे। जैसे बाद में तो ये बन गए सिर्फ पाकिस्तान के, लेकिन शुरू में इनका सोच, इनके विचार थोड़े से अलग थे। और स्टार्टिंग में ये लगातार बैठकों में जाते रहते थे। ये कांग्रेस के काम को भी समझने की कोशिश कर रहे थे और मुस्लिम लीग, और इन दोनों की बैठक में ये एक ही साल में गए थे 1913 में। तो ये पेपर में आ जाएगा कि ऐसा निम्न में से कौन सा नेता है जो मुस्लिम लीग की बैठक में भी गया 13 में और कांग्रेस की बैठक में भी? कौन थे वो? मोहम्मद अली जिन्ना। ये पॉइंट दोबारा पढ़ लो जो कल लास्ट पढ़ा था। 1913 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन। मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ है? लखनऊ, यानी इंडिया के पार्ट पे। आगे पढ़ना। पहली बार जिन्ना ने हिस्सा लिया। और उसी वर्ष, उसी साल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? कराची। थोड़ा उल्टा है ना, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? कराची, और मुस्लिम लीग का लखनऊ। तो पहली बार जिन्ना मुस्लिम लीग की बैठक में कब और कहाँ पहुंचे? 1913 में। कहाँ गए? लखनऊ में। कांग्रेस की बैठक उस साल कहाँ हुई है? कराची में। ये 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोर्ड पे देखो और इससे रिलेट कर लेना दो तीन चीजों को। कौन सा ईयर बता रहे हैं? 1913। बोर्ड पे देख के ध्यान से समझना, लिखने पे फोकस मत करना, समझने पे करना। 1913 हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। पहली घटना, इस साल आपको दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज मिला, नोबेल। और किसको मिला आप जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि नाम की इंग्लिश में उन्होंने पोएम्स लिखी थी, इसके लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1913 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे इंडिया से गए हुए जो लोग थे, क्रांतिकारी, एक संगठन बनाया, उसको नाम दिया गया गदर पार्टी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। गदर पार्टी आपके यहाँ नहीं बनी है, बनी है अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। और इसमें एक आदमी थे सोहन सिंह भाकना, बहुत बार इनका नाम पेपर में आता है, सोहन सिंह भाकना। और दूसरे आदमी क्या नाम था उनका? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल सिंह। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। असली काम किया था भाकना ने, लेकिन लोगों के बीच में फेमस ज्यादा किया था काम को लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल सिंह। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं गदर पार्टी के। ये सब घटनाएं किस साल की हैं? 1913। इन लोगों ने एक अखबार निकाला जिसका नाम भी गदर रखा। और इसमें पता लिखते क्या थे ये? कि कैसे अंग्रेजों को प्लान करके मारना चाहिए, कैसे इनके खिलाफ षड्यंत्र करना चाहिए। तो सोचो किसी अखबार में ये जानकारी दी जाती हो कि कैसे अंग्रेज मारने हैं, कैसे बम बनाने हैं। इसका मतलब वो अखबार बहुत लंबा नहीं टिकेगा, क्योंकि जो अंग्रेज पढ़ेगा, जो अमेरिकी पढ़ेगा, बैन करवा देगा। इसीलिए 6 महीने बाद ये गदर नाम का अखबार बैन कर दिया गया। पर गदर पार्टी ने छिपके काम करना जारी रखा। और जो बड़े बड़े आपके क्रांतिकारी बंधु थे ना, इन सबका कांटेक्ट कहीं ना कहीं गदर पार्टी के साथ था। गदर पार्टी में बहुत सारे लोगों ने, लड़कों ने पंजाब से जाके अमेरिका में ये सीखा कि कैसे संगठन बनाते हैं, कैसे किसी गलत आदमी के खिलाफ संस्था क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम कायदे सीखने पड़ते हैं। ये सब गदर पार्टी ने सिखाया। तो इंडिया का पहला नोबेल पुरस्कार 1913 टैगोर लेकर आए। 1913 में गदर पार्टी बनी। और तीसरा पॉइंट, 1913 में पहली बार आपके देश में एक मूवी बनी थी जिसका नाम आप जानते होंगे, राजा हरीशचंद्र। खास बात क्या थी? इसमें कोई डायलॉग नहीं था, बिना साउंड की थी ये मूक थी। मूक का मतलब जिसमें आवाज ना हो। इसमें सिर्फ एक्सप्रेशंस थे, कोई इसमें डायलॉग नहीं था, क्योंकि डायलॉग के लिए आवाज को कैप्चर करना पड़ेगा। फिर उस जमाने में इतने साधन लोगों के पास नहीं थे। तो इंडिया की पहली मूवी राजा हरीशचंद्र, जो उस जमाने में बनाना बहुत बड़ी बात थी। और ये बनाने वाले आदमी के नाम पर ही आप प्राइज देते हैं, दादा साहब फाल्के। असली नाम इनका घुंडीराज फाल्के था, पर फिर नाम भाई पुराने जमाने के हैं तो दादा, क्योंकि इनसे पहले कोई इस फील्ड में था नहीं, तो नाम
पड़ गया दादा साहब फाल्के। आज भी आप जानते हैं मूवीज के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही माने जाते हैं, जो सिर्फ उनको मिलते हैं जो सच में अच्छी मूवी हो। ये लक्स वाला पता नहीं कोई इतने फालतू के पुरस्कार, ये पेड़ होते हैं, पैसा दिया पुरस्कार लिया। लेकिन दादा साहब फाल्के मिलना मतलब आपने सच में अच्छी एक्टिंग की है। और आप देखेंगे बॉलीवुड की बहुत कम मूवीज को दादा साहब फाल्के मिलता है, ये ज्यादातर साउथ इंडियन जो मूवीज है ना वो ले जाती हैं, क्योंकि उनमें सच में अच्छी आपकी तरह बकवास नहीं होती कि जो अनरियलिस्टिक बातें हैं, पता नहीं कैसे फालतू नॉनसेंस सी। अगर सच में ये थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके मूवी देखो तो तुम्हें लगेगा कैसे बेवकूफ़ है, किसने बनाई है मूवी। वो तो ठीक है, हम दिमाग इस्तेमाल नहीं करते इंडियंस, इसलिए मूवी देख आते हैं, नहीं तो लॉजिकल नहीं है यहाँ की मूवीज़। तो ये 3 घटनाएं एक साथ घटी हैं। अजीब बात देखो, तीनों बड़े आदमी हैं। लाला हरदयाल भाकना बहुत बड़े आदमी हैं, राजा हरिश्चंद्र बनाने वाले दादा साहब बड़े आदमी हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन तीनों परतंत्र भारत में अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। एक आदमी मूवी ये अपना पोएम्स लिखी, पोएम्स को पूरा कलेक्ट करके एक बुक बना दी जिसको नाम दिया गया गीतांजलि। इंग्लिश में लिखी कविताएं हैं ये। तो गीतांजलि एक आदमी लिख रहा है, उसको दुनिया का बड़ा प्राइज मिला। उसी टाइम पर एक आदमी मूवी बना रहा था, दादा साहब फाल्के। और उसी टाइम पे कुछ लोगों को मूवी पूवी के कोई शौक नहीं, इंडिया कैसे आज़ाद हो इसके लिए संगठन बना रहे थे। ये काम करने वाले 2 लोग कौन थे? भाकना और लाला हरदयाल। कहाँ हुआ था ये सब? अमेरिका का शहर कौन सा था वो? सैन फ्रांसिस्को। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसी शहर में आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश इकट्ठे होंगे और एक कागज पर, जिसको हम बोलते हैं यूएनओ का चार्टर, इस पर साइन करेंगे। और ये साइन होंगे 26 जून 1945। ये पेपर में आ जाएगा। यूएनओ के चार्टर पर कहाँ साइन हुए? सैन फ्रांसिस्को। ये वही शहर है जहाँ क्या हुआ था? गदर पार्टी। कब बनी थी? 1913। तो जैसे 1913 आए तुम्हारे दिमाग में ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। मूवी बनी है, गीतांजलि को प्राइज मिला है, और कौन सी पार्टी बनी है? गदर पार्टी। अच्छा, ये जो मूवी 13 में बनी है, ध्यान से देखो, इस 13 को मैंने उल्टा कर दिया। 1931 पहली बोलने वाली मूवी बनी थी, आलम आरा। बनाई किसने थी? आलम आरा तो सबने रट रखा, किसने बनाई थी? अर्देशियर ईरानी ने। फर्स्ट जिसमें डायलॉग थे, तो पहली बोलती फिल्म जिसको बोल देते हैं कि पहली बोलती फिल्म बनी थी, उसका नाम था आलम आरा। आलम आरा। और इसमें ये 31 में किसने बनाई थी? ए का मतलब है आर्देशियर, ये नाम था इसका, आर्देशियर ईरानी। जैसे स्मृति ईरानी है ना, ऐसे ए ईरानी था, आर्देशियर ईरानी। ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लिखा नहीं है यहाँ, ऊपर जगह खाली है वहाँ लिखो। 1913 लिख लो, 1913 ऊपर जगह पूरी पट्टी है खाली, नीचे भी वहीं लिख लेना। 1913 हेडलाइन डाल के उसके नीचे लिखो फर्स्ट नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल आर.एन. टैगोर लिख लेना। फर्स्ट नोबेल 1913 रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि पूछ लेंगे क्या है गीतांजलि में, तो कविताएं हैं, पोएम्स हैं। एक बड़ी अच्छी पोएम थी इसकी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कुछ इस तरह का उसकी लाइन थी, मुझे ध्यान नहीं, 9th क्लास में एक बार मैंने बोली थी। बहुत अच्छी पोएम थी कि भाई मेरे देश को भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां ले चलो जहां हम सर ऊंचा करके जी सके और बिना डर के जी सके। तो गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1913 में गदर पार्टी बनी। शहर का नाम जरूर लिखना क्योंकि इंडिया में नहीं बनी, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। और 2 लोग जिनका बहुत बड़ा योगदान है, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। और तीसरा पॉइंट, मूवी बनी। कौन सी मूवी? राजा हरीशचंद्र। ये मूक फिल्म थी पहली, बिना डायलॉग की। फिर यही लिख लेना, पहली बोलती फिल्म 1931। 13 को उल्टा कर दिया, 1931, 1931। उसका नाम क्या था बोलती फिल्म का? आलम आरा। किसने मतलब पैसा लगाया, डायरेक्शन दिया? आर्देशियर ईरानी ने। ए ईरानी, ए का मतलब आर्देशियर। सैन फ्रांसिस्को में 2 घटनाएं क्या हुई बताओ? एक तो गदर पार्टी और एक यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर, वो भी लिख लेना। सैन फ्रांसिस्को 1945 यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर। तो एक शहर में 2 इंपॉर्टेंट काम, एक सन में 3 इंपॉर्टेंट काम। और 13 को उल्टा कर दो 31 में, तो पहली बोलती फिल्म ए ईरानी, आर्देशियर ईरानी ने बनाई, आलम आरा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले देखो कितनी सारी अचीवमेंट्स थी हमारे पास भी। चलो पढ़े, अब लिख लिया। देखो पहला पॉइंट अब तो 13 में जिन्ना ने कहाँ बैठकें की? एक लखनऊ में और एक एक कराची में। कराची में किसकी की? कांग्रेस। और लखनऊ में मुस्लिम लीग की। चलो नेक्स्ट पढ़ना आप। लीग ने, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, उससे अगला टिक करना। 1915 में जिन्ना के प्रयासों से बंबई में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए। 13 में बैठक में पहली बार गए और 15 में इकट्ठे सेशन करवा दिए। किसने किया ये सब? जिन्ना ने। कहाँ करवाया ये बैठक? मुंबई में। पहले मुस्लिम लीग की बैठक में कहाँ गए थे ये? लखनऊ। और कांग्रेस की बैठक में कौन सा साल था वो?
13। 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 15 में इन्होंने बंबई में सबको इकट्ठा बुला लिया। किस किस को? मुस्लिम लीग भी बैठा कर रही है एक तरफ और एक तरफ कांग्रेस, और 16 में फिर सबको एक ही स्टेज पे ले आए जिन्ना। अगला पॉइंट पढ़ना, इसको टिक करना बल्कि अगले को। लीग और कांग्रेस द्वारा संयुक्त नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई जो 16 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसे कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट, दो पैक्ट बड़े काम के आपके एग्जाम में, एक लखनऊ पैक्ट और एक पूना पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का मास्टरमाइंड कौन है? पैक्ट मतलब समझौता, और दूसरा क्या बताया? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच में है? ये कब हुआ लखनऊ वाला? 16, और पूना 32, उसके 16 साल बाद। पहले बोर्ड पे देख लो और समझ लो, इनको रटोगे तुम फंस जाओगे। लखनऊ पैक्ट, पैक्ट मतलब समझौता, किस किस के बीच है? पहले गरम दल प्लस नरम दल, इन दोनों के बीच है पहले, और फिर इसी स्टेज पे दो इकट्ठे हुए, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। जैसे मान लो इसी कमरे में एक तरफ कांग्रेस एक तरफ मुस्लिम लीग, सब इकट्ठे बैठ गए, और इनको लीड किया था किसने? नहीं, जिन्ना नहीं, अंबिका आदमी है ये, चरण मजूमदार, ये पेपर में आ जाता है, इन्हीं को कहते हैं AC मजूमदार। ये जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठी हुई एक स्टेज पर, और कांग्रेस के भी दोनों इकट्ठे हुए, गरम भी और नरम भी, दोनों दल, ये सब जब एक स्टेज पर आए तो इसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। क्या गलती कांग्रेस की? कांग्रेस ने अपने आप मान लिया कि मुस्लिम लीग के लिए अलग सीटें होनी चाहिए, यानी एक तरह से विभाजन को पब्लिकली मान लिया कांग्रेस ने। कौन से ईयर की घटना? ये 1916, और इसी का रिजल्ट आपको 1947 में नजर आया। ये था लखनऊ पैक्ट। इसका हेड कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। ये लखनऊ में हुआ था जब बैठक थी। ध्यान से सुनो, पूना पैक्ट बिल्कुल अलग चीज है। ये दो लोगों के साइन हुए हैं इस पर। किस किस के? गांधी ने साइन नहीं किए, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी। क्यों मदन मोहन मालवीय के क्यों साइन हुए? क्योंकि ये हिंदू महासभा के मुखिया थे, बड़े लीडर थे। जो रिजर्वेशन था ना, वो हिंदुओं में से ही मिलना था। जैसे जब रिजर्वेशन होता है तो जो ये होता है ना अनरिजर्व, इन्हीं की सीट कट के तो रिजर्वेशन वालों को मिलती है। तो ये लगा लो हिंदुओं में से SC अलग करने की बात कर रहे थे अंग्रेज। तो गांधी जी ने कहा भी हिंदुओं के नेता और SC नेता मिलके बैठ के इस बारे में बातचीत कर लो। तो नहीं बैठे वो लोग साथ। फिर गांधी ने आमरण अनशन किया। 5 दिन बाद जब गांधी जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी, तब फिर दोनों इकट्ठे बैठे पूना की जेल में गांधी जी के सामने। तब गांधी जी ने कहा दोनों फाइल पे साइन कर लो। गांधी ने कहा मैं ना तो तुम्हारे साथ ना तुम्हारे, मैं तो भारत के साथ हूँ। तुम हिंदुओं के लीडर हो। किसको कह रहे हैं? मदन मोहन मालवीय, क्योंकि वो हिंदू महासभा के मुखिया हैं, जो मेनली हिंदुओं की पार्टी थी, कांग्रेस से अलग थी। और दलित महासभा के जो हेड हैं वो अंबेडकर हैं। अब इन SCs को इनमें से ही तो निकाल रहे थे अंग्रेज कि तुम अलग हो हिंदुओं से, इसीलिए इन दोनों के साइन हुए, और इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। कौन सी जेल थी ये? यरवदा जेल। कहाँ है यरवदा जेल? पूना। जहां NDA है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, उससे थोड़ा सा आगे जाने पे यरवदा जेल पड़ जाती है। आ गई ये बात समझ में? 32 में हुआ पूना पैक्ट और 16 में हुआ लखनऊ पैक्ट। पूना पैक्ट का कोई अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, एक हिंदू महासभा का मुखिया, एक दलित समाज के मुखिया, और एक गांधी जी जो बिचौलिए के रूप में है। जबकि यहाँ तो हजारों लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सेशन हो रहा है। उस सेशन में स्टेज पे सबसे पहले नरम दल, गरम दल, फिर उनके साथ आके मुस्लिम लीग, कांग्रेस तो दोनों ही थे, ये सब इकट्ठे खड़े हो गए। यहाँ का हेड कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। ये दो अलग क्वेश्चन हैं, यहां ये ऊपर लिख लो या नीचे जहां जगह है लिखो। 1916 लखनऊ पैक्ट, 1916 लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। 1916 लिख लेना, 1916। ये किस किस के बीच है? लिख लो, नरम प्लस गरम दल यानी कांग्रेस, नरम दल प्लस गरम दल ब्रैकेट में कांग्रेस, इन दोनों को ही तो कांग्रेस कहते हैं, प्लस मुस्लिम लीग। नरम दल प्लस करम दल इज इक्वल टू कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अंबिका। अंबिका औरत है या आदमी है? क्योंकि पहली औरत तो एनी बेसेंट बनेगी 17 में, तो ये आदमी है। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। कौन इनको इकट्ठे लेके आए? ये इसको अपने मुस्लिम लीग को, और इसको जिन्ना। जिन्ना ने पहली बार मुस्लिम लीग की बैठक कहाँ की थी? लखनऊ में। कौन से ईयर की? 13। और फिर 15 में उन्होंने क्या किया था? दोनों की बैठकें कहाँ करवाई थी? अलग अलग हुई थी लेकिन बंबई। फिर 16 में एक ही कैंपस में करवा दी, एक ही स्टेज पर। तो इनका मास्टरमाइंड कौन है? जिन्ना। जिन्ना जिन्ना ने क्या चालाकी चली यहाँ पर? किसके मुंह से कहलवा दिया कि मुसलमान अलग हैं? कांग्रेस के। तभी तो ये बात हुई ना यहाँ पैक्ट में। सेकेंड पॉइंट में लिखो पूना पैक्ट 1932। इसका मेन कौन है? पूना पैक्ट में मेन दिमाग किसका है? गांधी का। लेकिन साइन किस किस के हैं? MMM लिख लो। पूना पैक्ट 1932 गांधी, ये गांधी के कहने पर हुआ था, लेकिन इस पे हस्ताक्षर हुए हैं हिंदू महासभा की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी के, जो MM कहलाते हैं। कुछ लोग इनको महामना भी कह देते हैं, पेपर में आ जाएगा। महामना उपनाम किसका है? मदन मोहन मालवीय का। MMM महामना। और दूसरे दलित जो महासभा है या जो डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंट करने वाले थे,
भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो इसका दिमाग तो मेन है गांधी जी का, लेकिन सिग्नेचर किस किस के हैं? मदन मोहन के और अंबेडकर के। ये किसका दिमाग है? जिन्ना का। यहाँ कोई साइन नहीं हुए, यहाँ एक स्टेज पे आ गए। कौन कौन? नरम और गरम दल यानी कांग्रेस इकट्ठी और मुस्लिम लीग। इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण। लेकिन दिमाग किसका था ये? जिन्ना। तो मास्टरमाइंड जिन्ना थे लखनऊ पैक्ट के। उससे पहले 13 में वो पहली बार किसकी बैठक में गए थे? मुस्लिम लीग की। कहाँ थी वो बैठक? लखनऊ में। और कांग्रेस की बैठक कहाँ थी? 13 में वो दोनों बैठकों में गए। 15 में दोनों बैठकें कहां पर हुई? बंबई में, लेकिन अलग अलग हुई। फिर 16 में एक स्टेज पे बैठक करवा दी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर हो गया सबको ये? 13 की 3 घटनाएं बताना। नोबेल, गीतांजलि, इंग्लिश की कविताएं किसने लिखी हैं? टैगोर ने। 13 में और क्या हुआ? गदर पार्टी। कहां बनी? सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम था उन दो लड़कों का? सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। अखबार का नाम क्या था? गदर। और तीसरी बड़ी घटना, पहली फिल्म, पहली मूवी किसने बनाई? दादा साहब फाल्के। क्या नाम था मूवी का? राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म किस सन में बनी? 13 को उल्टा कर दो, 31 में। कौन था उसका मेन आदमी? ए ईरानी, अर्देशियर ईरानी, 1913 में। इस सैन फ्रांसिस्को में किसके चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे बहुत बाद में? यूएनओ। ये सब कब की घटनाएं हैं? 13 की। 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वो कामागाटा मारू। क्या है कामागाटा मारू? एक शिप का नाम है। कहाँ का है ये? जापान का। चलो अब आगे पढ़ेंगे। तो 1916 हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना। लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए, इंपॉर्टेंट है, प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली, जो कालांतर में हानिकारक सिद्ध हुई। तो मुसलमानों को अलग करने की मांग पब्लिकली हमने, कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट कर ली? 16 में। कौन सा, कहां थे ये लोग सारे? लखनऊ में। क्या कहलाता है ये? लखनऊ पैक्ट। जिसका अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। मास्टरमाइंड कौन था? जिन्ना। ठीक है, अब एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट। लखनऊ समझौते के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासित यानी खुद का शासन, डोमिनियन की मांग की गई थी, जिसकी ओर सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। डोमिनियन का मतलब समझते हो? डोमिनियन स्टेट क्या होता है, या स्टेटस भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको। डोमिनियन, इसको ध्यान से सुन लो, ये वर्ड बार बार आएगा। डोमिनियन स्टेटस हम डिमांड कर रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, हमें डोमिनियन स्टेट बना दो, एक राज्य बना दो। ध्यान से सुनना, ये क्या है? इसका मतलब था, हम ये बात एक्सेप्ट कर रहे थे कि अंग्रेज ज्यादा काबिल हैं, तो आप हमारे देश के हेड बने रहो, लेकिन अपना देश संभालने की जिम्मेदारी हम खुद उठाना चाहते हैं। तभी तो हमें काम करना आएगा। भाई किसी के सिर पे एक हेड बैठा है, वो उसकी जिंदगी भर काम करता रहे, तो वो आदमी काम करना सीख ही नहीं पाएगा। काम करना कब आता है? जब काम करना पड़ेगा। तो हम इन्हें कह रहे थे कि आप हमारे हेड रहो, नो डाउट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यूके की महारानी हमारी हेड रहें, लेकिन काम संभालने के लिए हमें भी तो काम सीखने दो। आप तो हमारे हीरो बन के बैठ गए यहाँ, लीडर बन के, और हमें काम सीखने नहीं दे रहे। तो हम ये चाहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिल जाए, आप हमें डोमिनियन का स्टेटस दे दो, हेड आप, लेकिन काम हम करें, ताकि हमें काम करने की अकल आए। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि अगर एक बार काम संभालना आ गया तो फिर ये हमारी नाक में दम कर देंगे और ये हमें यहाँ से भगा देंगे। जैसे किसी भी आदमी को अगर आप वाली पोजीशन पे जिस पे आप बैठे हैं वो सेम काम करना आ जाए, तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? ऐसा हमें लगता है, ऐसा होता नहीं। आप और काम सीख लीजिए। भाई आप ये सोचो नहीं, इसको ये काम नहीं आना चाहिए। जैसे जो काम आप ही को आता है तो उसमें आप ही की तो पूछ है ना। मान लो किसी को, 2 लोग एक रूम पे रहते हैं, 2 लड़के या 4 लड़के, उनमें से एक को खाना बनाना आता है, तो जिससे एक को आता है उसी की इंपॉर्टेंस है ना। अगर सबको आ गया तो उसको कौन पूछेगा? तो ऐसे ही ये था कि भैया देश संभालना, इनको सिखाने में हेल्प मत करो। ये हम डिमांड कर रहे थे। ये डिमांड इन्होंने मानी थोड़ी ना। और बाद में जाके पता है क्या हुआ? हमने कहा कि ठीक है, अब तुम नहीं मानते ना, मत मानो, अब हमें तुम्हारी ये हेड भी नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कि हम अपने खुद ही राज को संभाल लेंगे। 1929 तब तक तो गांधी बहुत बड़े हीरो लीडर बन गए थे। पूर्ण स्वराज से पहले हमने कहा था कि तुम हेड रह लो, हम नीचे का काम सीख लेंगे। कौन सा स्टेटस था ये? डोमिनियन। सोचो हमने कितने पहले ये बात कही, जिन्होंने मानी नहीं हमारी। फिर हमने पूर्ण स्वराज कहा, तो कहाँ मानते? जब ये आपको काम संभालने नहीं दे रहे तो आपको काम करने कहाँ देंगे? पूरा काम। तो इसीलिए फिर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, तो ये हमें ना बेवकूफ बनाने के लिए 1940 में कहेंगे कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। 1942 में इनफैक्ट ये बहुत पढ़े लिखे और चालाक एक आदमी को भेजेंगे, जिसका नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन आएगा आपके देश में। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीक पर था और अंग्रेजों को लग रहा था कैसे इंडियंस की हेल्प लें, और ये आके आपके गांधी, नेहरू, अंबेडकर सबके साथ कहेंगे कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। लेकिन तब पता है हम लोग क्या कहेंगे? कि भैया ये दर्जा हमने कभी 20 के आसपास मांगा था, 29 में तो हमने क्या डिमांड कर दी थी? पूर्ण स्वराज। अब हमें ये तुम्हारा नहीं चाहिए कि तुम हमें डोमिनियन स्टेटस दोगे, अब तुम यहाँ से भागोगे। और यहाँ गांधी जी ने कहा था, जब इसकी बात उठी थी क्रिप्स की, कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। जैसे मान लो आज मैं यहाँ तुम्हें चेक दे दूं और उस पर लिख दूं इससे पहले वो कैश नहीं होगा, 3001 इस सन में जाके, तो ये तुम्हारे काम का है? 3001 तक ना तुम रहने ना मैं, और जिस बैंक में मेरा पैसा है भी नहीं है तब तक क्या वो रहेगा? तो इससे पहले ये कैश नहीं होगा। तो ये चेक लेने का कोई फायदा है या बेवकूफ़ी है? ये
हाँ, तो गांधी ने यही कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक निकट भविष्य में नष्ट होगा, यानी इसकी बात पे विश्वास मत करना। किसके लिए गांधी ने कही थी ये बात? क्रिप्स हमें क्या लालच देने आया था? डोमिनियन स्टेटस का, जो हम भैया 20 से पहले मांग रहे थे। अब तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम जानते थे कि हम भैया लीड कर सकते हैं, तो फिर हमने कहा हमें चाहिए ही नहीं डोमिनियन स्टेटस। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था पोस्ट डेटेड चेक गांधी ने। चलो पढ़ो अब आगे। तो हम पहुंचे लखनऊ वाली बात पे ना, ये पढ़ लिया हमने। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट हम पढ़ रहे थे। लखनऊ समझौते के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासित डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब समझ में आ गया? लीडर हमारी महारानी, लेकिन काम हम खुद करेंगे, की मांग की गई, जिसकी ओर सरकार ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद इसकी अगली लाइन पढ़ लो। किंतु कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में जो रियायतें दी थी उन्हें अंडरलाइन कर लो। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये दो आदमियों के नाम हैं। मॉन्टेग्यू कौन है? ब्रिटेन में बैठता है, और चेम्सफोर्ड दिल्ली में बैठता है। चेम्सफोर्ड इंडिया का वायसराय है। वायसराय का मतलब हाँ, इन प्लेस ऑफ किंग, ये राजा की जगह यहाँ बैठता है। लेकिन ये जाकर राजा को थोड़ी पता क्या आएगा कि जी इंडिया में ये हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये हेड ऑफ इंडिया मान लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सेक्रेटरी को देता है जो लंदन में बैठता है, और वो सेक्रेटरी सारी बातें किसको बताता है? महारानी महाराजा को। फिर ये अपने संसद में डिस्कशन के लिए टॉपिक को उठा देते हैं। यानी एक चेन बना रखी है काम करने की। यहाँ की सारी बातें वायसराय को पता है, वायसराय वो बातें बताता है, जरूरी बातें सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी महारानी को, महारानी डिस्कशन के लिए डाल देती है संसद में। अब ये दो आदमी हैं, ये आपका इस टाइम सेक्रेटरी है और ये आपका वायसराय। ये दोनों मिलके आपके इंडिया के लिए कह रहे हैं रिफॉर्म्स, यानी आपके बेहतरी के लिए कुछ उपाय करेंगे। और क्योंकि इन उपायों को इन दोनों ने सजेस्ट किया, तो हमने नाम इनको दे दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कह लो या सुधार कह लो। कुछ नहीं है इसमें, इसमें बकवास थी। बस एक पॉइंट तुम्हारे काम का है, हिंदू और मुसलमानों की सीटें अलग कर दी गई लिखित रूप में, जिसपे 1916 में कहां डिस्कशन हो चुका है? लखनऊ में। लेकिन वो तो हम इंटरनल डिस्कशन कर रहे थे ना। अब ये अंग्रेज इसको लिख के ले आए और इन्होंने कहा देखो हमने हिंदू मुसलमानों की सीटें अलग कर दी, यानी आप कागजों में लिखित में अलग हो गए थे 1919 में। किन दो लोगों के नाम चलेंगे? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। देखो पॉइंट अब, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू के पास लिख लो, ये कौन है? आपका सेक्रेटरी, महारानी ब्रिटेन को सारी खबरें देता है, ये जरूरी। और चेम्सफोर्ड आपके भारत का वायसराय है, वायसराय। इस टाइम तक तो दिल्ली आपकी राजधानी बन गई थी ना, नई दिल्ली। कब बनी थी? 11 में घोषणा हुई, 12 में बन गई थी, तो 12 तक तो फिर ये आ गया था। आगे पढ़ो। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में, लखनऊ में तो सब एक स्टेज पे आए थे। उग्रवादी, उग्रवादी कौन? लाल बाल पाल। और उदारवादी, यही पुराने बुजुर्ग, को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस को एक करने में ये थे, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक स्टेज पे लाने में, हाँ यहाँ लिख लो, देखो मास्टरमाइंड जिन्ना, जिन्ना अपना दाव चल रहे थे। ये जिन्ना का टू नेशन थ्योरी जो थी ना, ये तो 20 के आसपास मतलब बोलने में आ गई थी। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। देखो एक्चुअल में क्या हुआ था, आपके देश में आप आज भी जानते हो, अगर परसेंटेज की बात करें तो कौन ज्यादा है? हिंदू। ये देखो दिखती बात है कि जिसका प्रतिशतता ज्यादा होगा राज में उसकी सहभागिता भी ज्यादा होगी, ये तो कोई दो राय तो है ही नहीं। आपके देश में पहले पुराने टाइम से हम जानते हैं कि मारकाट तो रही थी, और हम ये भी नहीं कहते कि हम बड़ा मिलजुल के रहते थे, क्योंकि मध्यकाल ने हमें बताया कि बहुत सारे मंदिर टूटे थे तब मस्जिदें बनी थी। हम इसमें मना नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम पहले एक थे, लेकिन ये सच्चाई है कि हिंदू और मुसलमानों के उन लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी हमने अकबर जैसे लोग भी देखे जिन्होंने हिंदुओं को भी अपनी बड़े पोस्ट पर बैठाया। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि जहां मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं को खूब प्रमोट किया। इन दोनों के मन में उतनी कड़वाहट नहीं थी जितनी अंग्रेजों ने घोल दी, और अंग्रेजों ने ये कड़वाहट इतनी घोल दी कि इसको सामने मुस्लिम लीग बना के उन्होंने हेल्प की। आप जानते हैं मुस्लिम लीग बनने की जरूरत थोड़ी ना थी, कांग्रेस सारे काम कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग बनवाने के लिए ही इन्होंने किसका विभाजन करवाया था? बंगाल का। और जो ये टू नेशन थ्योरी है ना, ये एक दिन में डेवलप नहीं हुई, द्विराष्ट्र सिद्धांत। एक आदमी था इकबाल, सुना है ये नाम तुमने? शायर इकबाल कह देते हैं इनको, मोहम्मद इकबाल। इन्होंने क्या लिखा था इंडिया के लिए? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन उसी के बाद फिर इन्होंने कहा था कि भारत में दो कम्युनिटी एक साथ रह नहीं पाएंगी। इनका विचार था सबसे पहले कि भारत में दो राष्ट्र छिपे हुए हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान नाम का शब्द नहीं दिया, बस ये एक तरह का आइडिया डाल दिया कि इंडिया में दो राष्ट्र हैं, ये कभी ना कभी अलग होंगे। इस बात को बस यहीं तक सीमित करके लिखित विखित में कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन 1920 के बाद इन्होंने 1920 में ये काम किया। उससे बाद देखो आप 20 से लेके और अगर 37 तक ध्यान से देखो तो पूरे देश में एक पार्टी छाई रही, कांग्रेस। और कांग्रेस में कौन सी कम्युनिटी ज्यादा थी? हिंदू। तो जब इनकी बैठकें होती थी तो दिखता था कि मुसलमानों का ज्यादा इसमें प्रभाव नहीं है। इसीलिए मुस्लिम लीग उस टाइम पे बढ़त हासिल कर गई, क्योंकि मुसलमानों को ये फील होता था कि यार इसमें इन हजारों में हम मुट्ठी भर हैं, हमारी कौन सुनेगा, जबकि मुस्लिम लीग में सारे मुसलमान हैं। इसीलिए 1933 में आके
एक स्टूडेंट ने, जो उस जमाने में 32-33 साल का एक आदमी था, उसने यूके में ये बात कही थी कि भारत से अलग एक राष्ट्र बनना चाहिए जिसका नाम रखा जाए पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान नहीं कहा था, क्या नाम दिया था? पाकिस्तान। और जब 1935 का भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों ने लागू किया आरटीसीज के बाद, तो आपके देश में इलेक्शन कराए पहली बार 1937 में। आपके कुछ इलाकों में, कुछ प्रांतों में चुनाव हुए। ये चुनाव आम चुनाव नहीं थे, लिमिटेड लोग इसमें वोट डालने के अधिकारी थे। इन चुनावों में दो तगड़े कॉम्पिटिटर्स थे, एक तो कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। ये 11 प्रांतों में किए गए चुनाव। 1937 के इलेक्शन 11 प्रांतों में लड़े गए और इसमें दोनों टक्कर में थी, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी। इन 11 में से 8 में अकेली कौन जीत गई? कांग्रेस। 6 में बिल्कुल स्पष्ट जीती, 2 में गठबंधन की सरकार बनी, मतलब कोई लोकल पार्टी भी जीत गई। अब देखो 11 में से 8 किसको लगा मेरे हाथ से गए? तो ऑब्वियसली बात है, डर बढ़ेगा। उनको लगा भाई ये तो गया सब कुछ। सिर्फ 3 इलाके थे मुस्लिम लीग की बेल्ट में जहां मुसलमान ज्यादा थे। अब ये 3 इलाके क्या थे? सिंध, जो आज पाकिस्तान का पार्ट है, पंजाब, जिसका बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है, और बंगाल, जिसमें आज बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश है। तो आप ध्यान से देखो, बांग्लादेश में भी मुसलमान ज्यादा, पंजाब, पाकिस्तान के पास भी तो पंजाब है। आपको तो वेस्टर्न पंजाब, ये ईस्टर्न पंजाब मिला है ना, और वेस्ट बंगाल मिला है। तो ये जो बंगाल है, ये बांग्लादेश के कारण जीता था, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब के कारण जीता था, और सिंध तो पाकिस्तान की बेल्ट का हिस्सा है। इन तीनों में क्योंकि मुस्लिम ज्यादा थे इसीलिए जीत गए। पर बाकी की हालत देखो, कौन जीती? कांग्रेस। ये एक आइडिया ले लिया जिन्ना ने कि आज तो ये अंग्रेजों के सामने चुनाव हुए हैं, कल को देश आजाद होगा और जब इंडिपेंडेंट चुनाव कराएंगे तो ये गारंटी है कि इंडिया पे किसका राज चलेगा। ऐसे में आदमी डर जाएगा, और इसीलिए इन्होंने इन 3 प्रांतों में सरकार तो बनाई, लेकिन इनके मन में एक डर बैठ गया। और 1937 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ, कांग्रेस की कोई इंपॉर्टेंस तो थी नहीं, दिखावटी सरकार थी। अंग्रेजों ने बिना इनसे डिस्कस किए कह दिया कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा है। तो इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमसे तो पूछा भी नहीं। तो इन्होंने गुस्से में आके कहा हम तो त्याग पत्र देते हैं, हम ऐसी सरकार में नहीं रहेंगे जिसमें हमसे कोई पूछता नहीं, कोई बातचीत नहीं होती। इन्होंने अपना 1937 की सरकार ने 1939 में त्याग पत्र दे दिया। वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में 1 सितंबर को, और इन्होंने फिर तुरंत ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, इन्होंने नवंबर में इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे की सबसे बड़ी खुशी मनाई मुस्लिम लीग ने, क्योंकि उनको फील हो रहा था कि हम तो सरकार में कहीं स्टैंड ही नहीं करते, हम तो ये 3 में गलती से जीत गए, वरना तो देश पे किसका राज है? कांग्रेस का। ये दिखती बात थी, सब इस बात से वाकिफ थे। इसीलिए इनके त्यागपत्र पर मुस्लिम लीग ने खुशी मनाई, और कितनी ये शर्म की भी बात है, इन्होंने कहा हमें इनसे मुक्ति मिल गई, और इन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया, और इन्होंने कहा कि हम मुक्ति दिवस मना रहे हैं 22 दिसंबर को। और सोचो 22 दिसंबर को ये पटाखे जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि भाई इंडिया से कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, तो हमारे लिए एक तरह से इनसे मुक्ति मिल गई हमें, क्योंकि हमें इनके साथ काम करना पड़ रहा था। और कितनी जल्दी, दिसंबर में तो मुक्ति दिवस है, मार्च में अगला साल स्टार्ट हो जाएगा 1940। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। ये जिन्ना ने स्पष्ट खड़े होकर अध्यक्ष के पद पर कहा 1940 में, लेकिन उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। 1920 में इकबाल ने कह दिया था, 1933 में उस स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने नाम भी सजेस्ट कर दिया था यूके में रहकर कि नाम हम पाकिस्तान रखेंगे, और फिर 40 में इस मुक्ति दिवस के बाद तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया। जैसे एक चीज होती है डर, अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप किसी विदेश में जाके, जैसे आजकल अखबारों में देख रहे हो कनाडा में और इन सब में हिंदू मंदिरों पे हमले और ये सब की खबरें आ रही हैं, तो बाहर जाके आदमी सिक्योर फील करता है या डर लगता है? क्यों डर लगता है? नई जगह नहीं, जैसे इंडिया में उतना डर क्यों नहीं लगता हमें नई जगह पे? क्योंकि हमारी कम्युनिटी छोटी पड़ जाती है वहाँ। जो कम्युनिटी ज्यादा है वो खुल के जी सकती है, जो कम्युनिटी थोड़ी है ना उसके मन में हमेशा डर, क्योंकि जिस दिन दंगे होंगे तो जो भारी भरकम कम्युनिटी है दूसरे को खत्म कर देगी। इसीलिए आप देखो लोग डर के रहते हैं जब इस तरह की चीजें आती है ना। कई बार नहीं पड़ा, बाहर डेड बॉडी मिलती है ऐसे, जो रशियन, ये अपना एशियन है और ये हैं, इन सबके मर्डर नहीं कर देते कितनी बार। कई बार आपने देखा होगा इस तरह, पीछे ऑस्ट्रेलिया में चला हुआ था इस तरह का, फिर कई बार अमेरिका में इस तरह की हिंदू जगहों पे हमले कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, कनाडा के मंदिरों पे गलत चीजें लिख के तोड़फोड़ कर दी गई। तो ऐसे में हिंदू खुल के क्यों नहीं बोलते वहाँ? यहाँ तो लोग छोड़े भी ना, कारण उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी वहाँ छोटी है। जिसकी कम्युनिटी कम होती है ना वो हमेशा डरता है, उसको डर लगता है कि भाई ये ज्यादा लोग हैं मेरे ऊपर हावी। तो आप सोचो आपके यहाँ किसको डर लगता था उस टाइम पे? इसीलिए उनको लगता था कि हमें अलग कर दो ताकि हम सेफ रहे। जैसे इस बात को आप बाहर समझोगे जाके तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपको यहाँ लगता है कि हम सेक्युलर हैं, हम तो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी कम होती है ना वो हमेशा डरती है। ये सब देशों के साथ है, जहां जिस कम्युनिटी के लोग कम होंगे वहां हमेशा भय में, आतंक में जिएंगे, क्योंकि पता नहीं कब लोग एकदम से इकट्ठे होकर आए और मारकाट मचा दें। इसीलिए तो मुस्लिम लीग को ये सारे कहीं ना कहीं एक तरह से आइडिया लग रहे थे कि हमें टिकने नहीं देंगे ये लोग। कितने प्रांतों में वो हम लोग जीत गए थे? 11 में से 8। तो उनको दिखा कि जिन 3 में हम जीते हैं वो इसलिए जीते हैं क्योंकि वहां हमारी कम्युनिटी ज्यादा है, बाकी इंडिया में तो हम हार ही गए हैं। ये मन में डर पैदा कर रहा था, और इसीलिए जब हमने त्यागपत्र दिया तो इन्होंने क्या मनाया?
और मुक्ति दिवस के तीसरे महीने में इन्होंने अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनेगा इसकी स्पष्ट डिमांड कर दी। और जब आप आज़ाद हुए ना, उससे एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को इन्होंने बिल्कुल अलग अपने आप को मान लिया था और इन्होंने कह दिया था कि भैया हम तो अलग हैं। और इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही कर दी थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कि हम इंडियंस के साथ नहीं हैं। तो अंग्रेजों से आज़ादी से भी एक साल पहले मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया था। कब? 16 अगस्त 1946 को। फिर अगले साल आप आज़ाद हुए 15 अगस्त 1946 को। आ गया समझ में? 47 में। तो ये डर था, इस डर के कारण ये सब काम चल रहे थे। और फायदे की बात तो यही होती है, जहां आपकी कम्युनिटी ज्यादा, हाँ आपको फायदा होगा, जहां आपकी कम्युनिटी कम होगी आपको डर लगेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। तो 19 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये हो गया। अब आ जाओ होम रूल लीग पर। किसने बनाई थी होम रूल? किस देश में थी होम रूल सबसे पहले? आयरलैंड। आयरलैंड की कहानी तुम्हें पता है? आयरलैंड में ना पढ़े लिखे और क्रांतिकारी टाइप के लोग थे। एक बार बोर्ड पे देख लो, मैंने आपको स्कॉटलैंड और ये वेल्स और ये सब बताए होंगे, है ना? एक पूरी बेल्ट है, इसमें कौन कौन आता है? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और इस तरफ क्या पड़ता है? ये आयरलैंड। आयरलैंड का भी तो उत्तरी हिस्सा इनके उसमें ही है, प्रभाव में। ये सारा यूके कहलाता है ना। अब ये जो आयरलैंड है ना, जब यहाँ गड़बड़ चली तो यहाँ एक संगठन तैयार हुए थे। कौन से लोग? क्रांतिकारी। ये हर जगह तैयार हो जाते हैं। जब आप किसी देश में एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं तो वहाँ एक ग्रुप होता है हमेशा जवान यंग लोगों का, जो क्रांतिकारी बन जाते हैं। तो आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने कहा आप कौन है हमारे ऊपर राज करने वाले? हम अपने घर पे खुद राज कर सकते हैं। यहाँ से ये वर्ड आया था होम रूल लीग। तो होम रूल, अपने घर का राज, हम अलग हैं आप अलग। ये कौन कह रहे थे? आयरलैंड। लेकिन स्कॉटलैंड वाले तो बिल्कुल आंख बंद करके क्या कह रहे थे? भैया जैसा इंग्लैंड कहेगा हम वैसा ही करेंगे। ये ग्रेट ब्रिटेन है ना सारे का सारा। इन लोगों ने, यहाँ के क्रांतिकारियों ने एक कॉन्सेप्ट दिया होम रूल, और इन्होंने कहा हम अपनी एक लीग बनाएंगे और जो हमारे खिलाफ काम करेगा उसको हम मारेंगे। तो एक तरह से क्रांतिकारी थे ये आयरलैंड के। और आयरलैंड की एक लेडी आपके देश में आई थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। तो अपने देश की अच्छी चीज को, एनी बेसेंट भी तो क्रांतिकारी महिला थी ना उस जमाने में, कितनी इंटेलिजेंट थी कि कांग्रेस ने इसको अपना लीड रोल दिया कि आप अध्यक्षा बन जाइए 1917 में। तो एनी ने देखा कि इंडियंस तो बेचारे बड़े शरीफ हैं, इनको समझ ही नहीं है। फिर इसने तिलक का साथ पकड़ा, क्योंकि तिलक भाई घर घर तक तिलक का नाम फेमस था। बाल गंगाधर तिलक तो बहुत ऊंचे दर्जे के लीडर थे ना। तिलक का साथ पकड़ा और तिलक को कहा कि आप अपने देश में क्यों नहीं अपना खुद का राज चलाते? और हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट था होम रूल लीग, इसको आपके देश में भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों ने मिलकर भारत में 1916 में क्या स्टार्ट कर दिया? होम रूल लीग। और बहुत सारे यंग लड़के इनकी लीग में शामिल हो गए। धीरे धीरे इनकी लीग बढ़ने लग गई। तिलक काम कर रहे थे गांव गांव जाके, गुजरात में, बंबई में, यूपी में, ये पूरी जो बेल्ट है ना मध्य भारत की, इसमें। और जो एनी काम कर रही थी ये साउथ इंडिया में काम कर रही थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में औरतों की पोजीशन उतनी स्ट्रांग कभी थी ही नहीं। औरतों को पिछड़ा हुआ, कौन औरत ऐसे गाँव गाँव घूमेगी? साउथ में काम कर रही थी। और साउथ में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था अडयार नाम की जगह। कई बार पूछते हैं होम रूल लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था? अडयार। अडयार मद्रास के पास, जिसको आज आप चेन्नई कहते हैं, उस जमाने में मद्रास के पास इनका हेडक्वार्टर था। और ये बहुत अच्छा काम कर रही थी एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। लेकिन 2-3 साल बाद ही सब चीजें फ्लॉप हो गई। कारण जो तिलक है ना, इनके ऊपर वेलेंटाइन शेरॉल करके एक राइटर थे, उसने गलत सलत किताब लिख दी, द इंडियन अनरेस्ट करके। और लिखा, इंग्लैंड में था ये आदमी, इसने लिखा इंडिया में सारी गड़बड़ियां ये तिलक कर रहा है। यानी एक बहुत बड़े राइटर ने हमारे देश के एक बड़े लीडर पे किताब में गलत टिप्पणी कर दी। किसके ऊपर? तिलक के ऊपर। तो तिलक ने कहा भाई ऐसे कैसे मेरे खिलाफ लिख दिया? और इंडिया में कोई कुछ करे, अगर इंग्लैंड में गलत हो रहा है तो फिर लोग आवाज उठाते हैं। इंग्लैंड की एक खास बात मैंने बताया था, ये थी वहां सब बराबरी पर थे। तो तिलक ने कहा मैं जाके उस पर केस करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा। तिलक सोचो अपने बारे में गलत लिखने के कारण इंग्लैंड चले गए। और एनी बेसेंट ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार नहीं हुए थे 19 में, उनको कहा बिल्कुल ठीक सुधार है, सही कर रहे हैं अंग्रेज। यानी इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को हरी झंडी दे दी और ये चले गए लंदन। इन दोनों के पीछे हटने के कारण कौन सा आंदोलन फ्लॉप हो गया हमारा? और फिर इस टाइम में गांधी जी की एंट्री हो गई और गांधी जी को सब कुछ फ्री मिला। मैंने बताया था वैक्यूम था, कुछ था ही नहीं। गांधी जी धीरे धीरे उभर के और नंबर 1 लीडर बन गए। चलो पढ़ के देखते हैं होम रूल। होम रूल स्वशासन लीग या आंदोलन। 1914 को तिलक 8 साल के कारावास के बाद जेल से रिहा हुए। इसको 6 साल कर लो। मुझे बताओ तिलक को कारावास क्यों हुआ, जेल क्यों हुई? नरम और गरम याद है? गरम को क्या दिक्कत आई थी? 1907 में कांग्रेस नहीं बटी थी, एक तो नरम थे और एक गरम दल। गरम दल के पास क्या नहीं था और नरम के पास, ये तो कभी मारकाट करते ही नहीं थे, ये क्यों जेल जाएंगे? मारकाट करो, पीटो, ये सब किसकी विचारधारा थी? गरम। भाई लाल बाल पाल तो गरम वाले लड़के थे ना। इन सारों को झूठे केसेस में फंसा दिया और इन सबको ज्यादातर को कहां भेज दिया? बर्मा की कौन सी जेल बताई? वो
मैंने आपको बताया होगा, बहुत गंदी जेल थी मांडले। जो यहाँ गया 5-7 साल, वो 100% बीमारियां लगेगा, वो मरेगा। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस थे या आपके जो लाला जी, ये सब बीमारी पकड़ गए थे। लाला जी की तो किस्मत भली थी, मई में गए थे, नवंबर में वापस आ गए। लेकिन ये देखो तिलक कितने साल काट के आए, 6 साल। यहाँ 1908 में पकड़ के बंद किए, 7 में बटे थे ना ये, 1908 में पकड़ के झूठा उठा केस वेस कुछ भी लगा के देशद्रोह वगैरह का, और कह दिया इसको मांडले भेज दो। फिर ये 6 साल वहां रहे, तो 6 साल बाद 1914 में ये वहां से लौट कर आए। जब ये लौट के आए तो फिर इनको दिखा कि भैया मेरे पास कुछ काम करने का है नहीं, क्योंकि गर्म खत्म पर हो गया था और नरम वाले जो है वो काम करने नहीं देंगे। फिर इनको किसका साथ मिल गया, वो महिला कौन थी, वो एनी बेसेंट, जिसने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कौन से वाला, होम रूलिंग। तो जिस आदमी को इतना राजनीति मुझे कुछ करना है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म यहाँ मिल गया। पढ़ के देखो अब। तो 6 साल, 8 को 6 कर लेना, 6 साल के कारावास के बाद जेल से रिहा हुए। मांडले जेल लिख लो यहाँ, देशद्रोह के चक्कर में 1908 में जेल गए थे, ये लिख लेना, 1908 में मांडले जेल। ठीक है, अगले पेज पर आ जाओ। होम रूल लीग की योजना मूलतः एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट को हम अपने देश में, एनी बेसेंट तो अंग्रेजी नाम है, क्या बोल देते हैं, माता बसंत। ये नाम हमने कर दिया, इंडियन नेम। लिख लो एनी बेसेंट के ऊपर माता बसंत, क्योंकि बेसेंट बोलना उस जमाने में बड़ा मुश्किल था। तो माता बसंत, ये एनी बेसेंट है, हमारी फर्स्ट लेडी हैं ये, जिनको कांग्रेस ने अपनी हेड माना था 1917 में, माता बसंत। चलो पढ़ के देखो। होम रूल लीग की योजना मूलतः एनी बेसेंट की थी। तिलक और बेसेंट ने स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए एक संगठन बनाया, होम रूल लीग। इसकी आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने था। आयरलैंड से एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि एनी कहाँ की है, अपने देश के बारे में सब जानते हैं, तो इसको पता थी ये बात। नेक्स्ट चेक करना, एनी बेसेंट ने स्वशासन आंदोलन की व्याख्या। अच्छा, अब अपने थॉट से आप लोगों को कैसे, जैसे आज का टाइम देखें, आजकल आपके मन में कुछ भी आता है तो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे आप लिख सकते हैं, ट्विटर पे आप लिख सकते हैं, भाई आपके पास बहुत सारी चीजें। उस जमाने में तो कोई फेसबुक, ट्विटर या ये नहीं था, इंस्टा वगैरह, तब क्या था, तब लोग क्या करते थे, अखबार। उस जमाने में पढ़े लिखे लोगों में क्या फेमस था, न्यूज़पेपर। तो एनी ने न्यूज़पेपर का सहारा लिया। उस जमाने में सब अखबार निकालते थे, चाहे गांधी हो, तिलक हो या कोई भी हो। तो एनी ने क्या किया, अब एनी तो बाहर की औरत है, तो अखबार कैसे निकालेगी। इसने 2 फ्लॉप अखबार, जिनको कोई पढ़ता नहीं था पर छपते थे, कम लोग पढ़ते थे, उनको खरीद लिया। मद्रास स्टैंडर्ड करके एक अखबार था, उनको कुछ पैसे दिए और कहा ये आपका मशीन और ये सारा जो है ना प्रिंटिंग प्रेस, ये मुझे चाहिए और मैं अखबार छापूंगी। तो उसने बना बनाया, जमा जमाया, फ्लॉप काम खरीद लिया और वहां से एक अखबार निकाला इन्होंने, नाम रखा कॉमन व्हील, और एक अखबार निकाला न्यू इंडिया। अब क्योंकि ये आयरलैंड की है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश का इस्तेमाल करती होगी, उस बेल्ट में इंग्लिश बोलते हैं, तो इनके दोनों अखबार कौन सी भाषा के हैं, इंग्लिश के। लेकिन जिसका ये साथ लेंगी, किसका, तिलक। अब तिलक को पता है कि यहाँ अंग्रेजी अकेली से काम नहीं चलेगा, यहाँ की लोकल डायलेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा, इसलिए तिलक भी 2 अखबार निकालेंगे। एक का नाम है मराठा और एक का नाम है केसरी। तुम्हें मैंने बताया होगा, बताओ मराठा की भाषा क्या नहीं है, मराठी नहीं है, क्या है फिर, इंग्लिश। केसरी तो बेटा भाषा नहीं हो सकती ना, और केसरी की क्या है, मराठा। तो ये ध्यान रखना खास, मराठा की भाषा मराठी नहीं है, तो क्या भाषा है इसकी, हाँ, केसरी की मराठी है और मराठा की इंग्लिश। यानी ये जो इनका कॉन्सेप्ट है होम रूल लीग का, ये 3 अखबार इंग्लिश में निकाल रहा है। कौन कौन सा, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और मराठा। केसरी की लैंग्वेज क्या है, मराठी। अब ये पढ़ने वाले हर लड़के को लगेगा भाई ठीक कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, आयरलैंड से आया, क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का उस जमाने का जरिया था। जैसे आज सोशल साइट्स हैं, तब अखबार पढ़ते थे लोग। ये टिक कर लो। देखो अगला पॉइंट पूछ रहा है कुछ, देखो जरा। एनी बेसेंट ने, फटाफट से टिक करना, कॉमन नहीं, अभी नीचे आएगा, हाँ ऊपर था ना, सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे। एनी बेसेंट ने स्वशासन आंदोलन की व्याख्या को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किया, तो अपनी बात को समझाने के लिए अखबार निकाला। ठीक है, अखबार निकाला जिसको नाम क्या दिया, होम रूल ली, ये कॉमनवेल्थ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में टिक करना, पॉइंट यही रहेगा। स्वशासन को ध्यान में रख के ये कहा धार्मिक स्वतंत्रता दो, तुम मत बताओ हमें क्या करना है, हम खुद करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दो, हमें अपने देश की पढ़ाई करने दो, अपनी अंग्रेजी हम पे मत थोपो। सामाजिक और राजनीतिक सुधार, यानी हमारी समाज भी सुधरे और हमारी राजनीति भी सुधरे। एक तरह से पढ़े लिखे लोगों को तैयार करना। किस आंदोलन का टारगेट था, होम रूल लीग, जिसके लिए कौन से अखबार लिख रहे थे, कॉमनवेल्थ। तो अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अखबार में लिखा एनी ने। नेक्स्ट पैराग्राफ टिक करना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 को बेलगांव, उस जमाने में ये पूना का पार्ट था, में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर में अपनी लीग की स्थापना की। कॉन्सेप्ट किसका है, एनी का, लेकिन काम पहले किसने किया, तिलक ने, क्योंकि आपका देश पितृसत्तात्मक है, कोई औरत यहाँ काम करेगी तो लोग देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं उस जमाने में, तो इसलिए काम स्टार्ट किया है तिलक ने। और तिलक ने काम किस बेल्ट में किया है, गुजरात, बंबई, तब पूना ये एक ही तो था सारा इलाका, इस बेल्ट में। दक्षिण में काम किसने किया, एनी ने। एनी के अखबार किस भाषा के हैं, और तिलक के
इंग्लिश का भी और मराठी का। मराठा की क्या भाषा नहीं है? मराठी। फिर क्या है? इंग्लिश। एनी के 2 अखबार, कॉमनवील और न्यू इंडिया। अपना कॉन्सेप्ट किस में लिखा? कॉमनवील में। फिर लोगों तक पहुंचा दिया। चलो ये टिक करना। तो इसने सितंबर में काम किया। पहला काम तिलक का है, जबकि कॉन्सेप्ट दिया था एनी ने। नेक्स्ट टिक करना। तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई, मतलब मेन एक सिटी को छोड़कर, मध्य प्रांत, बरार, जबकि शेष भारत एनी बेसिन के कार्यक्षेत्र में था। सबसे ज्यादा एक्टिव थे साउथ की तरफ, जो बहुत ब्रांचेस बनाई एनी ने। अंडरलाइन करो अगला पॉइंट। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन लीग की सक्रियता, जहां आदमी होगा ना वहां काम ज्यादा एक्टिवली कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गांव गांव घूमना पड़ेगा। अब गांव में घूमने का काम एनी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे या तिलक? तो ज्यादा एक्टिव काम जो कर पाए वो तिलक कर पाए। लेकिन ब्रांचेस ज्यादा किसने खोल दी? एनी ने। तो मद्रास की तरफ ब्रांचेस ज्यादा एनी की हैं, लेकिन एक्टिव होके काम ज्यादा तिलक। क्योंकि तिलक तो भाई मान लो किसी गांव में गए, 4 गांव के लोग इकट्ठे किए, रात में वहीं उसी गांव में रुक गए, फिर 4 गांव आगे चले गए। फिर अब एनी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, उसको यहाँ का बैकग्राउंड नहीं पता, कहाँ जाएगी, तो उसका काम थोड़ा स्लो था। काम किसका तेज था? तिलक का। ये टिक कर लो आगे। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन सक्रियता जिस इलाके में अपना ये काम कर रहे थे तिलक। नेक्स्ट पॉइंट। एनी बेसन ने कॉमनवील और न्यू इंडिया, दोनों अखबार हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में है, यहां लिख लो इंग्लिश। और तिलक के दोनों अखबार भी टिक करो, मराठा और केसरी, दोनों की लैंग्वेज लिखो। मराठा के पास लिखो इंग्लिश और केसरी के पास लिखो मराठी भाषा। तो ये लोकल डायलेक्ट में था, लिख जरूर लेना, बाद में याद नहीं आते ये। मराठा इंग्लिश, केसरी मराठी, दोनों ऊपर वाले इंग्लिश में हैं। फिर पढ़ो। नामक पत्रों के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने, बहुत इंपॉर्टेंट, जॉर्ज अरुडेल, ये विदेशी है, इनको सचिव बनाया। ये सेक्रेटरी थे, जॉर्ज अरुडेल, पूछ लेते हैं नाम। और इनका हेडक्वार्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अडयार, मद्रास में लीग का मुख्यालय बनाया। तो 2 नाम याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? मद्रास के अडयार। और कौन इनका मेन सेक्रेटरी है? अरुडेल। अरुडेल भी लिख देते हैं, अरुडिले भी लिख देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना। एनी बेसेंट ने लीग को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। अगला पॉइंट भी टिक कर लो। गोपाल कृष्ण गोखले, बताओ कौन है ये? गांधी के गुरु हैं ये। और ये किस दल के प्रधान थे? नरम। इन्हीं की तो चालाकी थी ना, जब कौन नहीं बनने दिया इन्होंने? तिलक। और लास्ट मोमेंट पे क्या 2 गड़बड़ियां की? एक तो वेन्यू चेंज करा दिया और एक नियम बनवा दिया। क्या नियम? कि जिस बेल्ट में होगा वहां का कोई भी आदमी लीड नहीं करेगा। सब इसके कारण था। इनमें टिक कर लो। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित की एक संस्था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक करना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, यानी 2 लोगों के विचार क्लैश करते थे। किस किस के? हाँ, तिलक। एक तरफ तो तिलक काम कर रहे हैं और एक तरफ कौन काम कर रहा है? हाँ, तो ये कौन है? ये तिलक कौन है? बाल। और दूसरी तरफ कौन है? गोखले। तो हमें पता तो है गोखले की ही प्लानिंग थी। कौन से ईयर में? 1907 में, जब बाल गंगाधर तिलक नहीं पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि मैं लीड करूंगा, तो क्या करवाया था इन्होंने गोखले ने? लास्ट मोमेंट पे, वो कहाँ होनी थी बैठक? नागपुर में, पर कहाँ करवा दी? सूरत में। और फिर लड़ाई हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? कौन बनवा दिया था? नहीं, दादा तो 6 में बनवाया। 7 में कौन था? रास बिहारी घोष। बोस नहीं बनवाया, बोस तो बम फेंकेगा 1912 में जब वो वायसराय आएगा। रास बिहारी घोष बनवा दिया और इन बेचारों को अलग थलग करवा दिया। इनको क्या नाम दिया इन लोगों ने? गरम तो हम बोलते हैं, ये क्या बोले? तुम लोग क्या हो? उग्रवादी। तो सोचो, जो आदमी 6 साल जेल काट के आया, तिलक जेल में रहे थे ना, किसके कारण जेल काटनी पड़ी? कांग्रेस का हाथ हटा। कांग्रेस का हाथ किसके कारण हटा? इन लीडर्स के कारण। तो गोखले ने जो एक बना रखी थी, क्या नाम दे रखा था अपनी संस्था को? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इन्होंने कहा उसका एक भी आदमी हमारी इस संस्था में मत आ जाना, यहाँ से भाग जाना, यहाँ मत आना। कहीं ना कहीं वो चिड़ तो काम करती है ना। तो गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को बैन कर दिया कि एक भी आदमी इसकी सोसाइटी का हमारे इसमें नहीं आएगा। किसमें? होम रूल लीग में। पेपर में 4 आ जाएंगी। एक थी सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ये एक जैसी लगेंगी, जैसे सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये लाला लाजपत राय जी की है। लाला तो इनके दोस्त हैं, एक जैसा, बस एक वर्ड का अंतर है। जबकि ये किसने बनाई है इंडिया वाली? ये गोखले ने। तो पेपर में आ जाएगा किन लोगों की एंट्री नहीं थी इस संस्था में, होम रूल लीग में? तो जो गोखले की, और गोखले की चिड़ का कारण मैंने आपको बता दिया। ये लिखित में नहीं मिलेगा, पर ये कॉमन सेंस है कि गोखले की और बाल गंगाधर तिलक की क्यों नहीं निभी। तिलक को कितने साल जेल में काटने पड़े? 6 साल। गलती क्या थी? राजद्रोह का झूठा मुकदमा, जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जब हाथ हटा तभी तो चला 1908 में। चलो आगे देखो। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को किसमें अनुमति नहीं मिली? लीग में। और लीग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एनी ने। लेकिन किसने पहले काम किया? तिलक का काम कहाँ था? मध्य भारत में। और जबकि दक्षिण में काम किसने किया? ज्यादा ब्रांचेस किसने चलवाई? एनी बेसेंट का सेक्रेटरी कौन था? ओरुडेल। ओरुडेल करके था ना, जॉर्ज ओरुडेल। कहाँ इनका हेडक्वार्टर था? अडयार में। और तिलक गांव गांव घूम के उसको फेमस कर रहे थे। तिलक ने देखो अखबार भी लोकल डायलेक्ट में निकाला। किसमें? मराठी में। अखबार का नाम? और इंग्लिश में क्या था? इनके 2 अंग्रेजी के अखबार,
कॉमनवेल और न्यू इंडिया। इनके संगठन का नाम था होम रूल लीग। चलो जल्दी से टिक करना अगला। नेक्स्ट पॉइंट पे आना, इससे अगला पॉइंट छोड़ दो, उससे अगला। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, इसको टिक कर लो। अब कैसे इसको बना दिया अध्यक्षा, जबकि ये तो चिढ़ते थे आपस में एक दूसरे से? क्योंकि 16 में सब एक बना दिए। कौन कौन? गरम प्लस नरम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही साथ तो बनवाए थे। किसने की थे मास्टरमाइंड? जिन्ना। लेकिन गरम नरम को इकट्ठा करने में दो लोग कौन थे जिन्होंने ये होम रूल लीग पे काम किया? कौन? एनी और तिलक। तो अब देखो आगे, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। अगला पॉइंट टिक करना। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद बेसेंट सुधारों की समर्थक बन गई। ये कौन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? अभी बताया मैंने, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी है और चेम्सफोर्ड हमारा वाइस है। तो ये समर्थक बन गई, अंडरलाइन रखना। दूसरी ओर तिलक को इंडियन अनरेस्ट ये बुक लिखी थी कि लेखक वेलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा। परिणामतः होम रूल लीग आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि दो ही लीडर थे, दोनों चले गए, समाप्त हो गया। ये तिलक को किसने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा? इसी आदमी ने। क्या नाम है इसका? वेलेंटाइन शिरोल ने। क्या कहा इसने इनको? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। यानी इंडिया में जो गड़बड़ पैदा कर रहा है वो ये तिलक है। लिख लो यहां पर, लिखो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये तिलक को कहा था वेलेंटाइन शिरोल ने, और इन्हीं पे मानहानि का मुकदमा करने तिलक फिर ब्रिटेन गए थे। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अनरेस्ट मतलब क्रांति प्रांति की जो बातें करते हैं, शांति से ना रहने दें, तो इंडियन अनरेस्ट। इसके पिता किसको कहा? तिलक को। किसने कहा? और इसी शिरोल पे मानहानि का मुकदमा करने कौन चला गया? तिलक। कौन सा आंदोलन बीच में छोड़ गए? तिलक ने किन लोगों की एंट्री बैन कर रखी थी इस होम रूल में? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसकी थी वो? और जबकि इनके खास दोस्त लाला जी की क्या नाम था उस संस्था का? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। उसके लोगों को कहा कि इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं इसका होम रूल लीग का। ठीक है, चलो बाकी कल पढ़ेंगे।